हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम मिडाइवल हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो सीरीज भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मिडाइवल हिस्ट्री को। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री है क्या। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हिस्ट्री क्या है? ऑल द इवेंट्स ऑफ पास्ट। पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनको अगर जब हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हिस्ट्री को हमेशा एक टाइम लाइन के आधार पर पढ़ा जाता है। ठीक है, रैंडमली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री को टाइम लाइन से पढ़ते हैं। तो हमने हिस्ट्री को क्या है, तीन भाग में जनरली हमने इसको डिवाइड किया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किस बेसिस पे ये जो डिवीजन किया गया है इसका कुछ तो आधार होगा, कुछ बेसिस तो किया होगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां से यहां तक ये एंशिएंट हिस्ट्री है अपना, इसके बाद यहां तक ये मिडाइवल है, इसके बाद ये मॉडर्न है। तो इसको डिवीजन किया गया, इसके एक सडन चेंज आता है उस पर हम करते हैं। जैसे कि इस एंशिएंट फेज में क्या है, इंडियन रूलर्स रूल कर रहे हैं, यहाँ पर इंडियन कल्चर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अरब से इन्वेजन होता है इंडिया में। तो जब अरब से इन्वेजन होता है तो वो अपने साथ खाली हाथ नहीं आते, वो अपने साथ कुछ लेके आते हैं। वो अपने साथ कल्चर लेकर आते हैं, अपनी लैंग्वेज लेके आएंगे पर्शियन, उनका रिलीजन आता है, इस्लाम रिलीजन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम रिलीजन आता है। तो एक सोसाइटी में एक चेंज आता है, सोसाइटी को क्या मिलता है, यहाँ पर एक चेंज मिलता है। तो जब इस टाइम फ्रेम में कुछ चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं, उसके बाद वाली जो टाइम आएगा वो इस पीरियड से कुछ डिफरेंस है। तो इस कैटेगरी पर हम उसको कहते हैं एंशिएंट इंडिया हो गया, ये हमारा मिडाइवल इंडिया हो गया, ये मिडाइवल हिस्ट्री हो गया। अब जब मिडाइवल हिस्ट्री चलता है तो 1500 के आसपास तक ही चलता है। उसके बाद क्या होता है, 1600 के बाद यूरोपियन आने स्टार्ट होते हैं। तो यूरोपियन अपने साथ अपना कल्चर लेके आएंगे, अपनी लैंग्वेज लेके आएंगे इंग्लिश, उनका क्रिश्चियन रिलीजन का इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ अपने साथ वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो टाइम पीरियड है, ये इस टाइम पीरियड से कुछ डिफरेंस है, काफी कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एक कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन आ रहा है। तो इसको हम कैटेगरी करके इसको क्या करते हैं, इसको हम कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हम समझ में आ गया कि हम डिवीजन हिस्ट्री का कैसे करते हैं। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम। तो जल्दी देखो क्या है, मिडिल ईस्ट में होता क्या है कि इंडिया में अब कोई भी पावरफुल कोई रूलर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब छोटे छोटे राजा, गुप्ता पीरियड का सब छोटी छोटी डायनेस्टी है, छोटे छोटे राजा हैं, वो यहाँ राज कर रहे हैं। अब यहाँ अरब रीजन में क्या है, यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ये काफी गरीब लोग हैं। ठीक है, इनके पास ना यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, यहाँ पर ना यहाँ पर खेती हो सकती है, बंजर भूमि है यहाँ पर ये। तो ये मतलब गरीब लोग हैं। अच्छा, इनको दिखता है कि इंडिया में अपार संपत्ति है, अपार धनाढ्य लोग हैं, यहाँ पे बहुत पैसा है, तो ये अपनी गरीबी दूर करने के लिए इंडिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये तो छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं इंडिया की तरफ, मौर्य पीरियड से ही होते हैं वो। लेकिन होता क्या है, अब ये अटैक कर रहे हैं ये, ठीक है, तो इनके अटैक करने के पहले रीजन होते हैं। सबसे पहले कॉजेज पढ़ेंगे हम, तो ये अटैक क्यों कर रहे हैं। तो इनका सबसे मेन रीजन होता है कि लूट ऑफ वेल्थ। ठीक है, इन्हें अपनी गरीबी दूर करनी है, तो ये वेल्थ के लिए इंडिया आते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, उस टाइम इस्लाम का उदय हो चुका है, तो इस्लाम को इसको प्रचार करना है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। उनका टारगेट है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है। ठीक है, तीसरा होता है इनका पर्सनल रीजन से भी कुछ अटैक जो होते हैं पर्सनल रीजन से होते हैं। तो मेडाइवल इंडिया की स्टार्टिंग में हम तीन अटैकर्स को, सबसे मेन जो तीन अटैक को पढ़ते हैं। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड महमूद गजनवी और महमूद गौरी। ये तीन मेजर अटैक्स करते हैं ये इंडिया पे। ठीक है, तो इनका मेन दो रीजन तो इनके भी यही थे, लूट ऑफ वेल्थ और प्रपोशन इस्लाम। लेकिन ये कुछ पर्सनल रीजन भी होते हैं जिसके कारण ये इंडिया पर अटैक करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आज सबसे पहले हम इनके पर्सनल रीजन को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पर्सनल रीजन देखेंगे कासिम का। अब 700 एडी के पहले हो क्या रहा है कि जो इस्लाम का उदय हुआ उसमें पैगंबर साहब जो थे उनकी मृत्यु, डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद होता क्या है, दो पोस्ट का क्रिएशन होता है इस्लाम में। ठीक है,
पहली जो पोस्ट होती है वो होती है खलीफा की पोस्ट, और सेकंड एक बनता है गवर्नर, या ऐसे हम कह सकते हैं किंग। अब ये खलीफा कौन होते हैं? ये खलीफा होते हैं रिलीजियस हेड, ठीक है। ये हो गए इस्लाम में रिलीजियस हेड, और ये क्या हो गए? पॉलिटिकल हेड। तो सबसे पहला खलीफा कौन बनता है? तो ये याद रखना, इनका नाम है वाजिद अली। और सबसे पहला पॉलिटिकल गवर्नर कौन बनता है, या फिर कह सकते हैं किंग कौन बनता है? वो है मंसूर हज्जाज। अब ये तो इस्लाम में ये दो विंग बन गई, इनका काम क्या है? तो जो रिलीजियस विंग है इसका काम है प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। इनका सब बस एक ही टारगेट है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार करना है, पूरी दुनिया को इस्लाम के अंडर में लेके आना है। इनका टारगेट क्या है? एम्पायर को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो एम्पायर एक्सटेंड करेंगे। इनके कमांडर का नाम क्या होता है? कमांडर मंसूर हज्जाज का जो कमांडर थे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो चल क्या रहा है, इस्लाम का प्रोपगेशन करना है। मान लो एक देश है, यहां इस्लाम को फैलाना है, तो क्या डायरेक्टली यहां इस्लाम को फैलाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, पहले ये पॉलिटिकल विंग आएगी, इस पे अटैक करेगी, यहाँ के रूलर को हराएगी, इसको इस टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लेगी। अब यहाँ का रूलर कौन है? मुस्लिम जी, मतलब इस्लाम की जो पॉलिटिकल विंग है इसके कंट्रोल में टेरिटरी आ गई। उसके बाद ये काफी इजीली हो जाएगा यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करने के या इस्लाम का प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म इस रीजन को फैलाने के लिए काफी इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनका ये था, ये एम्पायर को एक्सटेंड करते थे ये, ठीक है, और ये इस्लाम का प्रमोशन करते थे। ये दोनों विंग साथ में ये काम करती थी, ठीक है। अब हुआ क्या, इंडिया पर अटैक में क्या होता है कि ये अपना प्यारा इंडिया है अपना, इस सिंध रीजन के जो उस समय टाइम राजा थे वो थे दाहिर, और जो अरब रीजन में यहां पर क्या है, पॉलिटिकल कमांडर कौन था? मंसूर हज्जाज था, और उनका कमांडर कौन था? काशिम। ये अपना छोटा सा श्रीलंका। अब होता क्या था कि अफगानिस्तान अरब रीजन की ट्रेड होती थी, श्रीलंका अपने केरला से यहाँ ट्रेड करते थे, तो जो शिप्स आती जाती थी, तो एक दिन क्या होता है, जिन दाहिर के जो नेफ्यू भतीजे होते हैं वो इन शिप पर अटैक करते हैं, इनको लूट लेते हैं। इन भाई को पता चलता है कि हमारी शिप को लूट लिया है, तो ये सबसे पहले अभी संदेश भेजते हैं, ऐसे ऐसे राजा को बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भतीजी ने अटैक किया है और हमारे सैनिकों को मार दिया, लूट लिया है, आप कोई एक्शन लो। तो ये क्या करते हैं, ये शांत रह जाते हैं, ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये भाई को गुस्सा आ जाता है बिल्कुल, ये फिर इसमें क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो कासिम का पहला अटैक होता है 712 एडी में। ये पहला अरब इन्वेजन होता है इंडिया पे, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि दाहिर जो ये राजा हार जाते हैं, और सिंध रीजन किसके कंट्रोल में आ जाता है? अरब के कंट्रोल में, मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में ये अरब रीजन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट रुकना, इसको मिटा लेते हैं। अब कासिम क्या करता है, सिंध रीजन में आके यहाँ पर वो 2 साल स्टे करता है। कासिम कौन है याद रखना, ये मंसूर हज्जाज का कमांडर है। यह स्टार्ट करेगा यहाँ पे, इसको इसके अंडर में रीजन, सिंध रीजन इसके अंडर में आ गया ये। तो अब ये यहाँ कुछ वर्क करता है, जो एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये सिंध रीजन में स्टार्ट करता है डेट प्लांटेशन, डेट खजूर, खजूर का प्लांटेशन स्टार्ट करता है इंडिया में। तो सबसे पहले इंडिया में डेट्स का प्लांटेशन स्टार्ट किसने किया? कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद सेकंड क्या है, ये काम क्या करता है, स्टार्ट करता है, स्टार्टेड कैमेल हस्बेंड्री, ठीक है। एक और ये काम क्या करता है, ये इंडिया के लोगों को, सिंध के जो जनता थी उनको 2 ऑप्शन देता है। पहला तो वो ऑप्शन देता है कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो आप,
मतलब कन्वर्ट होके अपना हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम बन जाओ, या फिर जजिया टैक्स लगा देता है, जजिया पे करो। अभी जजिया क्या होता है? ये रिलीजियस टैक्स होता था उस टाइम ऑन नॉन मुस्लिम्स। मतलब कि जो भी दूसरे मुस्लिम के अलावा जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, उसको बोलते थे जजिया टैक्स। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन थे। ये जजिया टैक्स जो है ओल्ड पीपल पे नहीं लगता था, साथ में चिल्ड्रन पे भी ये, बच्चों पे भी ये नहीं लगता था। ये इनको महिलाओं को भी इसमें छूट दी गई थी, वुमेन्स में ये टैक्स नहीं लगता था। साथ साथ ब्राह्मण जो थे उन पे भी ये टैक्स नहीं लगता था। इनके अलावा जितने भी लोग थे सबको जजिया पे करना था। ठीक है, तो इसके हुआ क्या, जजिया लगाने के बाद जो लोग पैसे वाले थे, अमीर थे, तो उन्होंने जजिया पे किया, और बाकी जो नहीं कर सकते थे उन्होंने क्या किया, अपना चेंज देयर रिलीजियन। तो हमने देखा कि कासिम का जो पहला अटैक हुआ था उसका पर्सनल रीजन क्या था, कि दाहिर जो राजा थे सिंध के, उनके भतीजे ने उनकी शिप को लूट लिया। तो मैटर क्या हो गया, वो पर्सनल हो गया वो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद उन्होंने जो अटैक किया और सिंध को कब्जा कर लिया। इसके बाद एक टाइम गैप आता है, और भी अटैक छोटे मोटे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल अटैक नहीं होते हैं। जो अटैक होते हैं, इंडियन रूलर्स उनको हराते हैं, वो उनको खरीद खरीद के भगाते हैं, मार मार के भगाते हैं, वो भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सेकंड हमारा सक्सेसफुल अटैक होता है वो होता है महमूद गजनबी के टाइम। अटैक का सबसे महमूद गजनबी सबसे सक्सेसफुल अटैक। हम जो 3 अटैक्स पढ़ रहे हैं, अटैक तो उसके बीच में बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो हम कासिम और गजनबी और गौरी, ये 3 जो ये सक्सेसफुल अटैक्स हैं, जिन्होंने के आकर इंडिया के रूलर्स को हराया भी और अपनी रूल भी किया, यहाँ पर अपना कल्चर भी लेके आए, तो उसी की वजह से सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए। तो इससे पूरा बैकग्राउंड में जाते हैं। होता गया कि अफगानिस्तान में, जो आज का अफगानिस्तान है, वहां पर एक गजनबी डायनेस्टी होती है जिसके फाउंडर होते हैं अलबतगीन। ये एक गजनबी डायनेस्टी बनाते हैं। ये क्या, ये ट्राइब्स हैं, ये अफगानिस्तान की ट्राइब्स हैं, इनकी इनकी ये डायनेस्टी बनती है। इनके बाद इनके एक डायनेस्टी रूलर आते हैं सुप्तगीन। ये क्या करते हैं, 1000 एडी में जयपाल, इंडिया में जो जयपाल रूलर उन पर अटैक करते हैं वो। ठीक है, अटैक करते हैं, जयपाल इनको क्या कहते हैं, मार के भगा देते हैं। ये मतलब कि जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं ये। लेकिन भाई ये गजब का इंसान में जज्बा है, जुनून है ये बार बार अटैक करता है, कई बार जब भी अटैक करता है ये इनको मार मार के बार बार भगा देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स अटैक करते हैं और ये बार बार हार जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, जयपाल को गुस्सा आ जाता है और इनको ये लास्ट जो लड़ाई होती है उसमें इनको किल कर देते हैं, इनको मर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब इनका जो सुपुत्र है वो है महमूद गजनबी, इनका ये बेटा है। ठीक है, अब इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो ये पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अटैक करता है 1000 एडी में किंग जयपाल पे। तो इसका अटैक करने का रीजन क्या है, इसका जो महमूद गजनबी इंडिया अटैक कर रहा है उसका रीजन क्या है, वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो पर्सनल रीजन को जिससे इंडिया पर अटैक कर रहा है। तो 1000 एडी में ये किंग जयपाल पे अटैक करता है और इनको ये हार जाते हैं और ये जीत जाता है। लेकिन जब ये अटैक करता है तो गजनी को पता चलता है कि इंडिया में तो बहुत पैसा है, मंदिरों में सोना सोना भरा हुआ है, लोगों के पास बहुत पैसा है। तो ये लोग क्या थे, ये लोग के पास बहुत गरीबी है। तो ये फिर आते हैं, ये बार बार मल्टीपल अटैक करेंगे वेल्थ के लिए। ठीक है, तो फिर इनका जो गजनवी है उसका सेकंड दूसरा अटैक होता है। ये जाते हैं 1000 उनको हरा के जाते हैं, फिर 2-3 साल खूब तैयारी करते हैं, अपनी आर्मी बनाते हैं और सपना देखते हैं कि इंडिया में जाएंगे, बहुत सारा पैसा लूट के लाएंगे और मजे करेंगे। 1004 एडी में फिर इनका सेकंड अटैक होता है किंग ऑफ मुल्तान के। अब जो जितने अटैक करेंगे सब हारते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इंडियन रूलर को हराते जाएंगे। तो इस किंग ऑफ मुल्तान के अगेंस्ट जो लड़ाई होती है इसमें भी जीत जाते हैं। उसके बाद इनका और भी बीच में और भी अटैक्स होते हैं। ठीक है, आते हैं, वेल्थ को लूटते हैं, अपने अपने वापस चले जाते हैं वो। अब तक जो अटैक्स हो रहे हैं वो उनका टारगेट क्या है, वो आते हैं, अटैक करते हैं, पैसा लूटते हैं, चले जाते हैं। कोई भी मतलब स्टेबल नहीं हो रहा, रूल करना मतलब अपनी डायनेस्टी इंडिया में नहीं बना रहा है। ठीक है, उनका एक ही मकसद है, आओ अटैक करो, वेल्थ को लूटो और चले जाओ।
लेकिन इनका अब तक लोग क्या लग रहा था, सिक्स्थ अटैक तक क्या लग रहा था कि इनका सिर्फ जो ऑब्जेक्ट यही है कि पैसा लूटना, लूट के ले जाना। लेकिन जब सातवां गजनवी का सेवेंथ अटैक होता है, वो 1009 में होता है नागरकोट में। ठीक है, तो यहां पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां उनका जो है हिडन ऑब्जेक्ट मतलब हिडन गोल वो निकल आता है। तो उनका हिडन गोल क्या था, तो इस नागरकोट अटैक के टाइम वो क्या करते हैं, गजनवी की सेना क्या करती है वो, कि वो इंडिया में स्टैच्यू कल्चर के खिलाफ उनका जो रिवोल्यूशन जो उनकी लड़ाई थी वो सामने निकल के आती है। इस लड़ाई में क्या करते हैं वो, एक विष्णु भगवान की एक मूर्ति थी, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनका हिडन ऑब्जेक्ट, हिडन इनका टारगेट निकल के आता है कि वो इस्लाम में मूर्ति पूजा है नहीं और हिंदू में उस टाइम में मूर्ति पूजा चल रही है। तो उनका ऑब्जेक्ट निकल के आता है कि इंडिया में जो मूर्ति पूजा का जो कल्चर है उसको खत्म करना है। ये इस लड़ाई में निकल के सामने आता है कि ये इंडिया में चाहते क्या है। ठीक है, उसके बाद और फ्रीक्वेंट अटैक होते हैं। उसके बाद जो मेन इंपोर्टेंट नेक्स्ट जो अटैक होता है वो होता है गजनवी का 16th अटैक होता है 1026 में। डेट याद रखना ये। तो ये होता है सोमनाथ टेम्पल पे। उस समय इंडिया में कल्चर क्या था, इंडिया जो टेम्पल्स क्या थे, टेम्पल्स इंडिया में लाइक ए बैंक। लोग अब जनता अपने लोग जो ग्रामीण लोग थे या शहरी लोग तो अपना पैसा कहाँ रखते थे, मंदिरों में अपना पैसा रखते थे, वहां उनका पैसा सुरक्षित रहता था। और सारा पैसा जो उस टाइम बैंक तो थी नहीं, लॉकर्स तो थे नहीं, तो मंदिरों में पैसा रखते थे। तो इनका टारगेट क्या होता था कि मंदिरों को अटैक करो, वहां अचूक पैसा है, खूब सारा सोना है, उसको लूटो चले जाओ। उस समय गुजरात के उनको राजा थे भीमवन। ये इतने डरपोक राजा हैं, जैसे उनको पता चलता है कि गजरंग अटैक कर रहा है, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, स्केप कर जाते हैं वहां से। ठीक है, स्केप कर जाते हैं। तो ये आता है, उसको लूटता है। अब उसमें सोमनाथ मंदिर क्या था, अब ऐसा मत सोचना कि जो सोमनाथ मंदिर आज बना हुआ है वैसा था। उस समय सोमनाथ मंदिर था वो मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक गेट और शिवलिंग जो स्टैच्यू कह सकते हैं उसको, या शिवलिंग, ये गोल्ड के थे ये। ठीक है, तो यहां से गजनी आता है, यहाँ से ह्यूज बैग मतलब लूट के ले जाता है, बहुत सारा पैसा मंत्री मिलता है, उसको लूट के ले जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये लास्ट में जाता है, लौट के वापस जाता है, तो रास्ते में हरियाणा से जब निकलता है तो वहां पर जाट इसको मतलब अटैक करते हैं और इसकी संपत्ति को वापस लूट लेते हैं, उनको मार के भगा देते हैं गजनबी को। तो जब ये यहाँ से भाग जाता है, जाट अटैक करते हैं, तो अब ये वापस पहुंच गया, उसको फिर भाई को फिर गुस्सा आ रही है। एक मिनट को जगह बना लेते हैं। तो उसके लास्ट में ये एक अटैक और करता है, 17 अटैक इसका और होता है इंडिया में। अब ये क्यों करेगा, इन जाट्स ने इनको मतलब लूटा था, बाद में इनको सबक सिखाने के लिए। ठीक है, तो टीचर लेसन टू टीच लेसन टू जाट्स। ठीक है, इसके बाद किया गजनवी ने, क्या किया, अब एक पाथ को पेव कर दिया, पेव डे पाथ फॉर अदर इन्वेडर्स। अब तक क्या था, जो इन्विजन हो रहे थे, जो अरब से इन्विजन आए थे, वो मेनली 99% जो अटैक्स होते थे उनको इंडियन रूलर्स हरा देते थे उनको। ठीक है, लेकिन जब गजनवी ने 17 बार इंडिया में अटैक किया तो एक रास्ता खोल दिया इंडिया में आने के लिए अदर इंडियंस के, आओ अब जितना संपत्ति यहाँ से लूट के ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर बचा नहीं यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हम गजनवी की कुछ इसके एनालिसिस देखते हैं। तो गजनवी जैसे हमने देखा कि इसके जो फादर थे सुप्तगागीन, उनको कई बार जयपाल रूलर ने हराया। ठीक है, ये जब अटैक करते हैं, गजनवी जब अटैक करता है, तो जयपाल सिंह जो राजा हार क्यों जाते हैं, भाई ये भाई में बहुत एक्सेलेंट ये कमांडर है, साथ में ये सोल्जर भी है। ठीक है, इसमें कमांडिंग की जो एबिलिटी है बहुत अच्छी, काफी अच्छा ये कमांडर है, इसलिए ये इनको हरा देता है। और इसकी खासियत क्या है, ये प्रोटेक्टर ऑफ स्कॉलर्स भी है। ठीक है, ये सिर्फ रेडिकल केस नहीं है कि खाली ये मतलब कट्टरवाद इसके अंदर नहीं है, ये प्रोटेक्टर ऑफ स्कॉलर भी है। तो स्कॉलर्स में क्या क्या है, अरेबियन स्कॉलर भी है इसके कोर्ट में, अरेबियन है,
पर्शियन भी हैं, टर्किश भी हैं और हिंदू स्कॉलर्स भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंडिया में अटैक किया तो हिंदू स्कॉलर्स को या हिंदू राजाओं को मतलब से मारा, इन्होंने इनको स्कॉलर्स को मतलब प्रोटेक्शन भी दिया। और इसकी खासियत क्या थी, इसकी जो आर्मी थी वो मल्टी कास्ट एंड मल्टी ट्राइब आर्मी थी। मतलब कि इसकी आर्मी में कोई एक कास्ट के लोग नहीं थे, एक ट्राइब के लोग नहीं थे, एक धर्म के लोग नहीं थे, सब थे। फॉर एग्जाम्पल एक तिलक ब्राह्मण थे, इनका नाम था तिलक, इनको उन्होंने पंजाब का कमांडर बनाया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये इनकी जो आर्मी थी, जो उनकी आर्मी कमांडर से, वो मल्टी कास्ट से बिलोंग करते थे, मल्टी ट्राइब से बिलोंग करते थे, अलग अलग धर्म के भी लोग थे वो। ठीक है, इसके बाद इनके कोर्ट को स्कॉलर्स पढ़ ले, एग्जाम पूछे जाते हैं। इनके स्कॉलर सबसे पहला जो मैन है उत्बी स्कॉलर से, इन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम था तारिक ये यामिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर से, इनको याद रखना, एग्जाम यही पूछे जाते हैं। सेकंड जो उनके स्कॉलर थे वो है बेहाकी, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है तारीख बेहाकी। नेक्स्ट थे फिरदौसी, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है शाहनामा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिरदौसी इनको कहा जाता है क्रिएटर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को, फिरदौसी साहब हैं, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को ये कैसे इन्वेंट किया, इन्होंने इसको मतलब बनाया पर्शियन लैंग्वेज को। ठीक है, इनको एक उपाधि और दी गई है, इनको कहा जाता है ईस्ट का होमेर। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट का होमेर किसे कहा जाता है। ऑप्शन लिख देगा उत्बी, बेहाकी, फिरदौसी, तो मार्क क्या आना एकदम फिरदौसी। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट एक और जिनके स्कॉलर उनका नाम है अल बरूनी। इनकी बुक का नाम था तहकीक ए हिंद, और इनको इस बुक का एक और नाम है, उसको कहते हैं किताब उल हिंद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिरर ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, मिरर ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने जो बुक लिखी इंडिया के बारे में, मिरर ऑफ इंडिया, तो क्या है, इन्होंने इंडिया की सोसाइटी पे लिखी है बुक। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या क्या, इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, और रूरल सिचुएशन, ग्रामीण भारत कैसा है। ठीक है, इन्होंने एक काम और किया था, इंडियन अपनी किताब में लिखा है इंडियन सोसाइटी को 8 भाग में डिवाइड किया है। डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इन 8 पार्ट्स, या कह सकते हैं 8 पार्ट्स का मतलब है 8 कास्ट बताई है इन्होंने। ठीक है, और एक और इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने देखा, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है ही कॉल्ड इंडियन किंग्स कूपमंडुक। कूपमंडुक इसका मतलब क्या है, वेल फ्रॉक्स। इन्होंने देखा कि इंडिया में जो रूलर्स हैं वो कुएं के मेढक की तरह हैं। उन्होंने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं, इन्होंने आपस में अब खुद को ही समझते हैं कि हम वीर बलवान हैं, हम वीर बलवान हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और बाहरी अटैक के इनको चिंता नहीं है कि रूलर्स आ रहे हैं अटैक करने, चिंता नहीं है। अपने आप को मतलब कुएं का मेढक से समझता है ना कि समुद्र तो कुछ है ही नहीं, जो हूं मैं कुएं का राजा, ऐसे। तो इनको कहा गया है कि कुएं के मेढक है जो टर कर उसी छोटे से एरिया में टर करते रहते हैं, इनमें उतने कोई पावर नहीं है कि ये समुद्र में जा सके। तो ये एग्जाम पूछेगा कि कूपमंडुक इंडियन राजा को किसने कहा था, तो ये कहा था अल बरूनी ने कूपमंडुक की उपाधि दी थी, या उनको इंडियन राजा को कूपमंडुक कहा था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को थोड़ा छोटा रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में लिखना, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना। हम ऐसे आगे और भी सीरीज लेंगे, पूरी मेडिवल हिस्ट्री हम कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री भी कराएंगे आराम से। तो आपका प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू।